सभी को नमस्कार। मैं हूं रविंद्र कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश की बात। आज हमारे साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस के आरक्षी और संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक श्री उज्जवल दीवान जी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस के उच्चाधिकारियों के निरंकुश व्यवहार के चलते अपनी नौकरी छोड़ी। देखिए, शासन और प्रशासन ने इनके इनके और इनके जैसे जितने भी ग्रुप सी के पुलिस के कर्मचारी हैं, उनके हितों को अनदेखा किया है। और ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे इस टाइप के केस हैं। चाहे फिर वो स्टेट पुलिस हो या इस देश की सेनाएं हों, इनके जो उच्चाधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी जितने भी उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अनेक बार ये देखने को मिला है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के हितों को अनदेखा किया है। और आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो, किसी ने भी इन उच्च अधिकारियों की पहुंच के चलते, इनके रसूख के चलते कभी भी निष्पक्ष जांच नहीं करवाई और किसी भी जांच के अंदर में कोई भी फैसला किसी भी जवान के प्रति या जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके फेवर में कभी इन्होंने कोई भी मुकदमा या कोई भी फैसला नहीं लिया है और ना ही किसी भी उच्चाधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई होती हुई देखी गई है। इन उच्चाधिकारियों की गलत नीतियों के चलते ज़्यादातर कर्मचारी अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। और अगर कोई उज्जवल जी जैसा कोई बाहर आता भी है तो फिर उसके ऊपर में इतने सारे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाते हैं, उसको मुकदमों में फंसा दिया जाता है कि वो थक हार कर चुपचाप बैठ जाता है। कुछ ही लोग हैं इस टाइप के बिरले, जैसे उज्जवल दीवान हैं, जो कि लोगों के बीच आकर के और ये संदेश देते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स के जो उच्चाधिकारी हैं उनका व्यवहार बाकियों के प्रति किस तरह का है। और बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें बाहर आने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि वो आदमी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। पहले भी ऐसा हो चुका है, एक सीआरपीएफ के जवान ने वही किया था, वो बाहर आ गया लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगा दिए। चलिए इसी बारे में बात करते हैं हम अपने उज्जवल दीवान जी से। उज्जवल दीवान जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? नहीं सर जी, बढ़िया सर। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपने कितने वर्ष नौकरी की और कितनी आपकी उस पीरियड में पोस्टिंगें हुई? सर मैंने 11 साल पुलिस विभाग में सेवा किया है और जी अभी भी मेरा त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया है, तो पुलिस विभाग तो मुझे अपना कर्मचारी ही मानता है आज भी। और मेरी पोस्टिंग तो सर ऐसे थी कि हर 4-4, 2-2, 3-3 महीने में भी हो जाती थी। पोस्टिंग का तो ऐसा था, जब आप आवाज उठाए तब पोस्टिंग हो जाए। जी, तो यही चीज करीब अधिकारियों को जी जी, बोलिए बोलिए। 14 पोस्टिंग हुई सर मेरी 11 साल में। जी, ये कौन सी पुलिस की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि 11 साल के अंदर में 14 पोस्टिंग कर देना? क्या ये सभी के साथ में ऐसा होता है कि सिर्फ आप ही के साथ में ऐसा हुआ है क्योंकि आपने पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई? पुलिस का मतलब पुलिस के उच्चाधिकारियों के विरुद्ध आपने कुछ बोलना चाहा या उनके गलत नीतियों का आपने जवाब देना चाहा? सर मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो अपने अधिकारों की बात करते हैं, उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जब आप अपने अधिकारों की बात करेंगे तो जो गलत नियम पालन किए जाते हैं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पुलिस विभाग में, जी वो सारे नियमों को ताक में रख देते हैं और गलत नियमों के माध्यम से अपने अधीनस्थ जवानों का वो शोषण करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है। सरकार आती है, बदल जाती है, सत्ता में लोग बैठते हैं कुछ दिन, 5 साल के बाद फिर नए लोग आ जाते हैं। तो इनको पता है हमारी कुर्सी स्थायी है, हम कुछ भी करें हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आपका कहना दीवान साहब ये है कि जो पुलिस की किताब है, जो पुलिस के रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये लोग उनको भी अनदेखा करते हैं, अपनी सर मनमानी करते पुलिस हैं। पुलिस के रेगुलेशन को पूरा अनदेखा करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पूरा अनदेखा करते हैं। इसके बाद में संविधान का पूरा उल्लंघन करते हैं। ये सारी चीजें करते हैं सर। जब ये ऐसा करते हैं और आप किसी के सामने इसकी रिपोर्ट करते हैं या नहीं? क्योंकि सर जब देखिए, अगर ये ऐसा करते हैं, कोई भी अधिकारी ऐसा करता है तो उसके ऊपर भी अधिकारी होते हैं, डीजी तक आपका लास्ट रैंक है पुलिस का, वो है। उसके बाद में फिर प्रदेश गृह मंत्रालय है, उसके बाद में देश का गृह मंत्रालय है, देश के गृह मंत्री हैं। उन तक ये शिकायत आप क्यों नहीं पहुंचाते या ये लोग पहुंचने नहीं देते? मैंने सर सभी जगह पे शिकायत दी हुआ है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल और
डीजीपी, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं होती सर। अभी तक के मेरे को किसी भी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होता हुआ नहीं दिखा है। मैंने इतने आवेदन दिए हैं, प्रूफ के साथ आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक मेरे किसी आवेदन में कार्रवाई नहीं हुई है सर। क्या आपने कभी कोर्ट का सहारा लिया? क्योंकि जब कोई अधिकारी या कोई मंत्री किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं सुनता है, तो उसको अधिकारी को वो डायरेक्ट अपने कोर्ट के अंदर जाए, और सर माननीय कोर्ट हमेशा उस पर संज्ञान लेते हैं। मेरे जी। ऊपर ही 5-5 झूठे मुकदमे लगा दिए हैं, 2 राजद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं सर मेरे ऊपर। तो अभी पहले मैं उनसे छूट जाऊँ, फिर इनके ऊपर मुकदमे करने जाऊँगा। मेरे तो महीने में कम से कम 15 से 20 दिन मुकदमों में ही निकल जाते हैं कि एक इस जिले में पेशी है, फिर अगली उस जिले में पेशी है। राजद्रोह जैसा गंभीर आरोप लगाया गया मेरे ऊपर, तो आप सोच सकते ऐसा हैं कि आप ये किस स्तर तक गिर जाते हैं। आखिर वो कौन सा राजद्रोह का उन्होंने केस लगाया, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर? सर क्योंकि राजद्रोह का केस सबसे बड़ा और भयंकर केस होता है। मैंने पुलिस जी। कर्मचारियों के अधिकारों की मांग की, और हम्म। प्रॉपर निवेदन जो प्रक्रिया होती है, आवेदन, निवेदन, ज्ञापन, रैली, मैं वही करता था। तो इन्होंने पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को मारा, और वो परिजन हम्म। जब मार खाए तो उनके जो पति थे, भाई थे, माता-पिता जो भी थे, वो गुस्से में आए और उन्होंने अपने तरफ से आवेदन वगैरह दिया। तो उसके ऊपर मेरे ऊपर राजद्रोह लगा दिए कि आप इनको भड़का रहे हैं। तो ये तो राजद्रोह जैसा कुछ है नहीं। राजद्रोह का तो मतलब ही कुछ अलग होता है, या ये जान करके आदमी को मुकदमों के अंदर सिर्फ फंसाना चाहते हैं? और क्या इस सर देश के सरकारें, इस प्रदेश की सरकार या जिस प्रदेश में आप थे छत्तीसगढ़ के अंदर में, और छत्तीसगढ़ की सरकार के भी कभी कान खड़े नहीं हुए कि हमारे कर्मचारियों के प्रति ये उच्चाधिकारी क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए केवल अधिकारियों को दोष ना दिया जाए, इसके लिए जवान भी जिम्मेदार होते हैं कहीं ना कहीं। कारण उसका क्या है कि कुछ जवान इस टाइप की मनोवृत्ति के होते हैं कि उनसे उनका उच्चाधिकारी जो भी कह दे, वो गलत हो या सही हो, वो उसको करते हैं। तो उन्हीं के चलते हुए जो बाकी आप जैसे लोग हैं, जो कि किताबों के या किताब के अनुसार जो धारा जो रेगुलेशंस दिए उनके बाहर जाकर कार्य नहीं करना चाहते, वो भी विवश हो जाते हैं ये सब करने के लिए। सर जो जी दीवान जी। अपनी किताबों को नहीं पढ़े हैं और जिनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं है, वही जवान पूरे ज़िम्मेदार हैं। मैं मानता हूँ इसके लिए जवान ही सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उनको ये जी। फर्स्ट डे ये बता दिया जाता है कि तुम्हारा अधिकारी तुम्हारा भगवान है और वो जो बोलेगा वही सत्य है। उसके बाद ये जी। जवान अपनी किताबों को पूरी तरीके से पढ़ते नहीं, कानून का सही तरीके से ज्ञान नहीं रखते हैं, और उसके बाद फिर हुँ। वो जो अधिकारी चाहे सही बोले या गलत बोले, उसके ढर्रे पे ये चलने लगते हैं। और 100% जवान इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, इस पे मैं मानता हूँ, क्योंकि इनको ये लगता है कि हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सर नौकरी किसी की नहीं जाती, मैं इतने दिनों से समझा रहा हूँ। मैं तो त्याग पत्र दे के घूम रहा हूँ, मेरे त्याग पत्र की कॉपी है आपके पास, आप देख लिए होंगे। मेरा स्वीकार नहीं हो रहा है, जी, तो जी। तुम तो नौकरी करना चाहते हो, तुम्हारा कौन ले लेगा? लेकिन अब इन लोगों को कौन समझाए कि थोड़ा-सा किताब पढ़ लोगे तो तुम्हारा शोषण होना बंद हो जाएगा। लेकिन बात वही है मतलब कि जी, हमारा जी। अधिकारी ही हमारा भगवान है। जी। देखिए, भगवान कोई किसी का नहीं, क्योंकि जिस किताब के अनुसार, जिस रूल के अनुसार, जिस रेगुलेशन के अनुसार आप लोग नौकरी नौकरी करते हैं, उसी के अनुसार ही ये सारे उच्च अधिकारी करते हैं। ये भी उसी धाराओं के अंदर बंधे हुए हैं जिसमें कि आप बंधे हुए हैं। तो अधिकार अधिकार, रूल्स, रेगुलेशन सभी के लिए समान बराबर हैं। उसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी नासमझी बाकी लोगों के जो निम्न पदाधिकारी हैं उनकी नासमझी ही इन लोगों को आगे का रास्ता दिखाती है, लोगों को दमन करने का रास्ता दिखाती है कि इस तरह से इनका दमन किया जाए। अगर आप जैसे सारा पुलिस का महकमा हो जाए जो कि इनकी गलत बात के लिए अपनी आवाज उठाए, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी किसी भी सिपाही के या किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी के विरुद्ध इस टाइप की कार्रवाई कर सकता है। खैर, ये तो रहा आपका ये जीवन। आपने पुलिस की नौकरी से निकलने के बाद वो बात अलग है कि आपका त्यागपत्र इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब त्यागपत्र भी स्वीकार करना नहीं करना ये इनका पार्ट है। ये उस पर कुछ स्वीकार करें या ना करें, लेकिन किसी भी आदमी को किसी की इच्छा के विरुद्ध अगर वो अपनी जगह पर सही है तो ये कभी भी उसको नौकरी नहीं करवा सकते। और इसके लिए माननीय जो हमारा कोर्ट है वो भी संज्ञान लेगा कि इस टाइप के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। मैं ये जानना चाहूँगा उज्ज्वल जी कि अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पुलिस संयुक्त परिवार के। तो ये जो आपने बनाया है एक संघ, जो संगठन आपने बनाया है, इसके उद्देश्य क्या हैं?
सर इसका उद्देश्य एकदम क्लियर है कि जो जवान है पुलिस विभाग से रिलेटेड, खाकी वर्दी से रिलेटेड, इन सभी का जो शोषण होता है, जो इनके अधिकार इनको नहीं मिल पाते, इनके लिए मुझे कार्य करना है इस संगठन के माध्यम से। दूसरा, जो आम जनता के अधिकार हैं उनको भी उनके तक पहुंचाना है। कहीं पुलिस विभाग से रिलेटेड किसी कर्मचारी से, किसी अधिकारी से ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे जनता के हितों का नुकसान हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि पब्लिक को कोई नुकसान ना हो और हमारे कर्मचारियों को नुकसान ना हो, हमारे कर्मचारियों के परिजनों को नुकसान ना हो। हम इसके लिए ये काम कर रहे हैं सर, ताकि सबका भला हो सके और सबका विकास हो सके। आपका कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इन अधिकारियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, ये अधिकारी उस व्यक्ति के सर्विस में रहते हुए या सर्विस छोड़ने के बाद उस व्यक्ति के और या उसके परिवार के प्रति भी ये लोग कोई गलत दुर्भावना रखते हैं अपने दिल के अंदर, या उनके प्रति कोई अनावश्यक कार्यवाही भी कर सकते हैं? सर कर ही देते। मैं तो विभाग का कर्मचारी हूँ, मेरे ऊपर 2-2 राजद्रोह है, तो बाकी दूसरों के लिए आप सोच सकते हैं क्या होता होगा। तो और कहने का मतलब ये कि ये मैंने तो लोग पूर्णतः मनमानी करते हैं। पुलिस बिल्कुल 100% महकमा मनमानी। पुलिस महकमा जो बदनाम है, मुझे लगता है कि ज्यादातर इन अधिकारियों की वजह से है, या जी बिल्कुल जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनकी वजह से है? नहीं जी सर, अधिकारियों की वजह से। अगर अधिकारी सही तरीके से रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो नीचे वाले तो मजबूरी में उसको करेंगे ही। जब उनको दिख रहा है कि मेरा अधिकारी गलत आदेश दे रहा है तो नीचे वाला गलत आदेशों का पालन कर रहा है, तो सिस्टम गलत हो जा रहा है। मैं तो आपको यहाँ तक बता देना चाहता हूँ कि जिन कर्मचारियों के लिए जो हमारे यहाँ सहायक आरक्षक होते हैं, पहले एसपीओ जी हुआ करते थे। एसपीओ को फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसपीओ को बंद किया गया और उसको सहायक आरक्षक बनाया गया, जो वॉलेंटियर फाइटर फोर्स था हमारे यहाँ का। और जी उनकी सैलरी बहुत कम थी। उनके लिए राज्य सरकार ने घोषणा की कि इस पद को समाप्त करके इनको डीएसएफ में बनाया जाए। राज्य सरकार ने जी सभी के लिए घोषणा की और सबके लिए पद सृजित कर दिए। जितने पद उनके थे उससे ज्यादा पद वैकेंसी निकाली गई। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों ने फिर अपनी मनमानी दिखाई और उन कर्मचारियों को सभी को ना लेकर के एक रूल और ले आए कि 9 साल जिनकी सर्विस हो जाएगी हम उनको लेंगे। जब सरकार ने बोल दिया कि आपको लेना है, तो फिर अधिकारी किस लिए अपनी मर्जी से नियम बना लिए ये, और उस नियम को राजपत्र में प्रकाशित भी नहीं कराया। मतलब वो नियम ऐसे ही चल रहा है और वो बेचारे अभी दर दर की भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं। और उनके परिजनों को जो अब बीएसएफ के जवान बन गए हैं, एक तो उनकी सैलरी सिपाहियों से कम कर दी गई, उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति बंद कर दी गई उनकी। सर सरकारी जी कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति तो शासकीय कर्मचारियों में है ही है, आप उनकी अनुकंपा नियुक्ति बंद कर दिए। अब मैंने उनसे जानकारी मांगा तो ये बोल रहे हैं कि हमने इसमें शासन से मार्गदर्शन मांगा है। और मैंने फिर उसमें एक जानकारी मांगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो उसमें एक लिख के आया है कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है। मतलब आप समझिए किस स्तर में ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों को जो छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं जो सरकारें रही हैं उस प्रदेश के अंदर में, उनका संरक्षण मिला हुआ था। क्योंकि जी बिल्कुल। जब तक कोई भी रूल या कोई भी जो आदेश होता है वो सरकार के द्वारा प्रमाणित ना हो, तब तक वो मान्य नहीं होता, वो वैध नहीं होता है। और इन लोगों ने वो बगैर किसी अप्रूवल के मान्य कर दिया गया, और जब आप पूछने पर बताया कि इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, तो इसका मतलब ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार है वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसके जी संरक्षण में ये सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जब सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने एक कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया कि इन पदों को बंद करके नया पद सृजित किया जाए। जब उनका आदेश है, मतलब सरकार का आदेश है, क्लियर आदेश है, और उस आदेश को यदि पुलिस विभाग के अधिकारी नहीं मान रहे हैं और उन आदेशों का पालन अगर सरकार नहीं करवा पा रही है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि खुद के आदेश का पालन नहीं करवा पाई सरकार। और फिर उसके बाद वो सरकार बदल गई, अब नई सरकार आ गई। आज पिछले 10 महीने से हम आवेदन लिए लिए घूम रहे हैं, निवेदन करते करते घूम रहे हैं, कहीं पर धरना प्रदर्शन में बैठ रहे, कहीं बैठ रहे, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो सर सीधी सी बात है, जी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। यहाँ तो पुलिस विभाग में कर्मचारियों का शोषण इस प्रकार से है सर कि विभागीय जांच होती है। आप तो रहे हैं सेवा में, तो आप विभागीय जांच समझते होंगे। जी जी विभागीय जी जांच जी होती है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उसमें एक डीएसपी लेवल का अधिकारी जांच करता है और वो
मैं नाम भी बता देता हूँ, एक सब इंस्पेक्टर है तामेश साहू और हम्म एक हवलदार है सुभान खान रायपुर में। हम्म इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, वो असिद्ध अप्रमाणित हो जाता है। डीएसपी लेवल का अधिकारी, एक राजपत्रित अधिकारी उसमें जांच करके उसमें असिद्ध अप्रमाणित कर देते हैं कि ये आरोप जो लगे हैं ये झूठे हैं। उसके हम्म बाद फिर अधिकारी या जो भी होगा वो ये लिख देता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, डीएसपी की जांच से सहमत नहीं हूँ, और उसको सजा दे देता है। तो सर मतलब हम्म फिर जांच क्यों करवाए? इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी कानून प्रक्रिया जो है, जो आपने बताया, जो जांच विभागीय जांच है, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, या जो भी आपके पुलिस डिपार्टमेंट में जी बोलते जी हैं। जी, और वो जो डिपार्टमेंटल कोर्ट इंक्वायरी ऑफ, बोलते हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल, और वो जो इंक्वायरी होती है वो तक भी वैलिड होती है। वो सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाता है वो वहाँ पर भी वैलिड होती है। और वो जो इंक्वायरी होती है उसको एक प्रिजाइडिंग अफसर होता है और उसके मेंबर्स होते हैं जो उसको करते हैं पूरी को। जी उसको कोई भी आदमी कभी भी बाइस्ड हुए बिना अगर उसको देखेगा तो वो बिल्कुल साफ सुथरी होती है, उसमें किसी का पक्ष नहीं लिया जाता है। और जिस अधिकारी का आप बता रहे हो कि उसने वो फाड़ दी थी या उसको निरस्त कर दिया था और उनको वो पनिशमेंट दिया था, ये बिल्कुल ही गलत तरीके से किया गया है। और मैं ये चाहूँगा, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय इस टाइप के जो अधिकारी हैं उनको अधिक से अधिक दंड दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ अपने अहम के लिए, अपने अहंकार की वजह से ये अपने अधीनस्थ कर्मचारी ही नहीं बल्कि उनके परिवारों के साथ भी ये इस टाइप का व्यवहार कर रहे हैं जो कि अमानवीय है। दूसरा, उज्जवल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं रही हों, आपका कुछ ऐसा उद्देश्य रहा हो कि मैं इस टाइप से आवाज़ उठाऊं तो मेरा नाम होगा लोगों के बीच में, मैं देश के अंदर में नाम करूंगा, कहीं कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करने का आपका कुछ ऐसा उद्देश्य है? कहीं कोई ये सर मैं महत्वाकांक्षा तो नहीं आपकी? जी सर मैं तो बहुत आराम से नौकरी कर रहा था, लॉकडाउन का जी समय था, सिंगल मेरी अकेले पोस्टिंग की गई 100 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित इलाके में, और मुझसे हम्म, ये बोला गया जब गाड़ियां नहीं चल रही थी कि आप अपने साधन से जाइए। जी। तो सर अपने साधन से और जाइए मतलब क्या होता है कि आपने पोस्टिंग की है तो आप मेरे भेज, क्योंकि गाड़ियां वगैरह नहीं चल रही हैं, बसें नहीं चल रही हैं, तो जी स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे उस स्थान तक सुरक्षित जी छोड़े। तो उज्जवल जी, आपने मेरे को प्रोग्राम से पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था मुझे कि जो ड्यूटी के दौरान जो कन्वेंस होता है जिसके अंदर में कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाता है एक सिपाही या अधीनस्थ कर्मचारी जब जाते हैं तो उनको गाड़ी का प्रबंध होता है। तो ये हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको गाड़ी की या यातायात की सुविधा प्रदान करें। तो क्या आप लोगों को ये सुविधा नहीं दी जाती? जबकि जबकि जो गाड़ी के तेल का भुगतान होता है वो तो बराबर बराबर लिया जाता है किसी भी पुलिस थाने से, या जो भी आपकी यूनिट्स होती हैं उनको बराबर उसको क्लेम करती हैं। अगर वो क्लेम सर करती है तो वो पैसा कहाँ जाता है? मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान लगभग 90% भारत में जा जाके घूम घूम के ड्यूटी किया है, और मुझे जहां तक जानकारी है बस और ट्रेन का वारंट तो दिया जाता है। जी बस और ट्रेन का वारंट बिल्कुल दिया जाता है हमें। इसके अलावा वहाँ रहने रुकने खाने की व्यवस्था वो आपकी पर्सनल परेशानी है। आप वहाँ 10 दिन रुके, 4 दिन रुके, 6 दिन रुके, 1 दिन रुके, वो आपको अपने पैसे से करना है। आपकी रूल बुक ये क्या कहती है इस बारे में? आपकी जी रूल सर। बुक क्या कहती है? आपकी जो रूल बुक है, जो पुलिस का कानून है, वो क्या कहता है? क्या आपको खुद को वहन सर करना है वो सारे खर्चे, एक या पुलिस डिपार्टमेंट करेगा? सर 1 दिन का 60 रुपए मिलता था, अभी शायद बढ़ के वो जी 80 या 100 रुपए हुआ है 1 दिन का। तो जी। सर आप ये बताइए, 1 दिन में 100 रुपए यदि आपको टीए मिलता है, वो भी 6 महीने साल भर बाद, क्यों? 6 महीने क्या साल भर बाद क्या मिलता है, मैं क्योंकि आपको सर रोकना, मैं आपको रोकना चाहूंगा। क्या आपका पुलिस का अपना क्लर्क भी होता होगा? आपका अपना अकाउंट डिपार्टमेंट भी होता होगा जो बिलों को प्रोसेस करता है, आपको पेमेंट करवाता है? वो क्या करता है? क्या वो भी सर जी पैसे लेकर के काम करता है? सर ऐसा होता है कि हम जाते हैं बाहर ड्यूटी जाने के बाद में जब वापस आने के बाद हमको टीए क्लेम करना रहता है। हर एक चीज का बिल लगाइए बोलते हैं। तो सर हर एक चीज का बिल तो मिलता नहीं है, आप भी जानते हैं कि कई बार आपको छोटे होटल में खाना पड़ता है, ऑटो रिक्शा में सफर करना पड़ता है, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी बिल आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। और जो फिक्स टीए जो मिलना है पर डे का, जैसे हम बाहर दिल्ली बम्बई कहीं चले गए या किसी बड़े अदर स्टेट चले गए तो 100 रुपए हमको मिलना है सर। 100 रुपए में आप एक टाइम का खाना खा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको उसके बाद ट्रैवलिंग भी करना है, उसके बाद आपको रात का भी खाना खाना है, आपको नाश्ता भी करना है।
बहुत सारी चीजें होती है सर, जो कि फिर वो हाइड हो जाती हैं, वो सब आपको अपने जेब से वहन करना है। और जो डिपार्टमेंट है, जब आप उसमें भर के देते हैं तो वो तो अपना जो फिक्स डेट का डे टू डे, जैसे 100 रुपए बनाने वो 100 रुपए के हिसाब से बना के देते हैं। कई बार बनाते हैं, कई बार नहीं बनाते हैं, कई बार छूट जाता है, कई लोग क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं सर इसमें। अभी मैं आपको बताना जी चाहूंगा कि पहले साइकिल अलाउंस मिलता था हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस में, जी 18 रुपए प्रति महीने। अब उसे बंद कर दिया गया है। अब जवान पैदल ड्यूटी करे, पहले तो चलो कम से कम साइकिल अलाउंस मिल रहा था 18 रुपए, अब उसको जी। पैदल ड्यूटी करने पे मजबूर कर दिए हैं आप। तो हर निगम साहब, मैं महीने आपको वो पेट्रोल। निगम साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं कि वो रोक दिया गया है, लेकिन उसकी जगह अभी आधुनिक समय आ गया, पुलिस पुलिस के अंदर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, गाड़ियां मिली हैं आपको, बाइक्स मिली हुई हैं आपको, वो किसके लिए हैं? उनको कौन यूज करता है, जबकि उनके बड़े मोटे मोटे बिल दिए जाते हैं सरकार को? वो किस सर खाते से आ जाते हैं? एक या दो गाड़ी थानों में काम, पेट्रोलिंग वाले जो करते हैं, जो वो तो बिल्कुल ड्यूटी करते हैं उन गाड़ियों से। बाइक एक हम्म। दो मिली हुई है, लेकिन बाकी तो सभी जवानों को फील्ड में काम करना है। सम्मन्स की तामली रोज होनी है, नोटिस की तामली रोज होनी है, और बहुत से जवानों को उसमें लगाया जाता है। बहुत सारे जवान इधर उधर आपके बाहर ड्यूटी में निकल जाते हैं, तो वो सारे तो अपने पैसे से करते हैं, वो सारी ड्यूटी अपने जवान अपने पैसे से कर रहे हैं। तो उनको क्या उसके कन्वेंस बाद अलाउंस में नहीं देते? उनको उसके बाद कन्वेंस नहीं नहीं देते? मिलता सर। नहीं 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 नहीं, इसके बाद सर गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की मैं और बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ मिलता है। नक्सल प्रभावित इलाका है हमारा छत्तीसगढ़। हम्म। हमारे यहाँ नक्सली भत्ता कहीं पर जगह देख देख कर है, कहीं पर 15% है, कहीं पर 50% है, कहीं 35% है। मतलब जितना जोखिम उसके हिसाब से नक्सली भत्ता वहां पर दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जो नक्सली भत्ता है वो छठवें वेतनमान के वेतन से दिया जा रहा है। जो 6 पे कमीशन थी उस समय, जो जी आपकी जी सैलरी थी उसका 15%। सर अब तो 7वां वेतनमान लग के खत्म होने वाला है, 8वां आने वाला है। जी जी। तो 8वां क्या आने उसको वाला है। इन्होंने क्या, जो कन्वेंस है जो आप बत्ता बता रहे हैं, वो इन्होंने रिवाइज नहीं किया है, या वो वो अ, वेतन आयोग में ही रिवाइज नहीं हुआ है? सर मैंने इतने आवेदन दिए, लेकिन उस पे अभी तक क्या कार्रवाई की गई आज तक समझ में नहीं आ रहा है, और ना तो ये सही जानकारी देते हैं। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार के आंख में नहीं दिखता कि ये जो जवान जिसको हर महीने 4,000, 5,000, 6,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, आप उसको उस वेतनमान के हिसाब से देंगे तो वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। जी। मैं दर्शकों आपसे बताना चाहूंगा कि अगर जब लोग कहते हैं कि पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस में पुलिस भ्रष्ट नहीं है, बल्कि ये जो उच्चाधिकारी बैठे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में, ये मजबूर करते हैं लोगों अपने नीचे वाले कर्मचारियों को ये करने के लिए, क्योंकि ये उनकी कुछ बात नहीं सुनते हैं, उनके अधिकारों का पूरी तरह से हनन करते हैं, अनदेखा करते हैं। अगर कोई चीज रूल बुक के अंदर में लिखी हुई है, एक रूल दिया हुआ है कि ये अलाउंस इस आदमी को पे होना है, तो वो पे क्यों नहीं हो रहा? ये चीजें सरकार को भी देखनी चाहिए, जो प्रदेश की सरकारें। दूसरा निगम साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी राय जानना चाहूंगा। जिस तरह से भारतीय सेनाओं के अंदर है कि सेना पूरी देश की, तो क्या इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को मर्ज नहीं कर दिया जाए, सभी को इकट्ठा करा जाए और भारतीय पुलिस सर्विस बनाई जाए? उससे क्या है कि कोई भी आदमी परमानेंटली एक स्टेट में नहीं रह पाएगा, एक थाने में नहीं रह पाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं रह पाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उससे नहीं क्या सर, है, इस पे उससे जो आप बता रहे मैं हैं कि जो अधिकारी हैं ये परेशान करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तक काफी हद तक से ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं सर, इसके लिए थोड़ा सा क्या होता है, जो भौगोलिक स्थितियां होती है, क्षेत्रीय स्थितियां होती हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। सेना को और पुलिस को मर्ज करना सर सही नहीं होगा, क्योंकि नहीं, सेना की सेना जो कार्य सेना नहीं क्षेत्र नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं सेना को और पुलिस को मर्ज करने की नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भारत के जितने भी प्रदेशों की पुलिस हैं, उनको मर्ज कर दिया जाए और किसी भी आदमी की पोस्टिंग किसी भी स्टेट में दी जाए। और अगर आप कहना चाहेंगे भाषा, तो भाषा की कहीं कोई समस्या नहीं आती। एक दो आदमी हम लोकल लैंग्वेज का वहां पर छोड़ सकते हैं। सर इसमें भी बहुत सारी चीजें फर्क पड़ती हैं, जो भौगोलिक स्थितियां होती है, जो परिस्थितियां होती है उसके हिसाब से। हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट पे रहने में थोड़ा सा ये हो सकता है, बाकी अलग अलग स्टेट में पुलिस का जो कार्यशैली बनाया गया है, इसको मैं चाहूंगा कि जो रूल्स हैं वो ऑल इंडिया में सिंगल रूल होने चाहिए, और इसको डायरेक्ट सेंट्रल होम मिनिस्ट्री
डायरेक्ट मॉनिटरिंग तो करे, ये बहुत अच्छा हो सकता है इसके लिए, उसके क्योंकि उसके जो आप कह रहे हैं उसके लिए पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को मर्ज करना होगा और इंटर स्टेट पोस्टिंग करनी होगी। खैर ये तो रही आपकी इससे संबंधित बात, इस पर हम फिर दोबारा आते हैं। मैं ये जानना जी, चाहूँगा जो ये आपका आप जो ये पुलिस परिवार आपने बनाया है, संयुक्त पुलिस परिवार आपका, इसके अंदर में आप लोगों को क्या बताते हैं? क्या जिस शायद ज़्यादातर आपके पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग होंगे उसके अंदर, क्या जी, आप इस अपने संघ के अंदर, अपने पुलिस परिवार के अंदर में आप लोगों को पुलिस के रूल रेगुलेशन भी बताते हैं, उनके अधिकार भी बताते हैं क्या? कि आपके क्या जी, अधिकार हैं और क्या ड्यूटियाँ हैं? देखिए दोनों चीज़ जी, जी, बराबर चलें, जहाँ अधिकार होगा वहाँ पर आपको अपनी ड्यूटी भी निभानी होगी। जी, जी, क्या ये बिल्कुल चीज़ें आप सर, बताते हैं? जी, क्योंकि बिल्कुल सर, और अधिकार तो सर कर्मचारियों को पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा है नहीं। उनको जो शासन से बने हुए नियम, जो आईपीसी, सीआरपीसी, आजकल बीएनएस हो गया है, इसके अंडर काम करना है उनको, गवर्नमेंट से और न्यायालयों के दिशा निर्देश से, शासन के दिशा निर्देश से ही काम करना है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है सर, जो उनके रूल बुक में लिखे है उसके हिसाब से ही काम करना है। बस ये जो सच्चाई से भटक जाते हैं, जो अपनी अधिकारों को नहीं जान पाते हैं या गलत नियमों का पालन करते हैं, तो हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ये नहीं करना है। बाकी जो नियम है, जो शासन के नियम है, वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। देशभक्ति, जनसेवा का जो आपका कार्य है, वो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आपने अपनी चॉइस से चुनी है पुलिस की भर्ती, और पुलिस की वर्दी यदि आपने पहनी है, तो आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना पड़ेगा। नहीं मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि नौकरी अपनी मर्ज़ी से चुनी है, वर्दी अपनी मर्ज़ी से पहनी गई है, लेकिन क्या आप अपने पुलिस संयुक्त परिवार जो है आपका ये, इसके अंदर में लोगों को जो पुलिस के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी अपनी ड्यूटी करनी है, उनको किस तरह से करनी है ड्यूटी, क्या ड्यूटी करनी है और क्या ड्यूटी नहीं करनी है, क्या ये सारी चीज़ों का आप डिस्कशन अपने जी, जी। इस संघ के बिल्कुल, साथ में करते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, इनके बारे में हमेशा चर्चा होती है और इनको बिल्कुल समय-समय पे जागरूक किया जाता है। कई लोगों को परेशानियाँ आती हैं, फ़ोन के माध्यम से या जहाँ पर भी मुझसे मिलते हैं, वहाँ पर अपनी पूरी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो उनके साथ गलत होता रहता है, हम उस पे हस्तक्षेप भी करते हैं, जहाँ पे लगता है कि इनका शोषण हो रहा है, हम वहाँ पर जाके बात भी करते हैं अधिकारियों से, और जिन-जिन से संबंधों पे मेरे को बात करनी है, अभी जैसे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी हमारी बात सुन रहे हैं, लगातार हम उनसे अपनी बातों को, माँगों को कंटिन्यू रख रहे हैं और वो उस पर पहल कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ पे भी लगातार काम कर रहे हैं सर। तो मतलब जो जवानों को जागरूक करना है उनके अधिकारों के प्रति, वो काम तो हम लगातार कर ही रहे हैं। उनके परिजनों को जो जागरूक करना है, वो हम कर ही रहे हैं। प्लस उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी हम बताते हैं। प्लस उनके लिए जितनी भी माँगे हैं, जितने भी उनके अधिकार हैं, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। चाहे सत्ता सरकार में कोई भी रहे, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी भाजपा की सरकार है। हमारी माँगे लगातार उनसे जारी हैं और उस पे काम हो रहा है, ये हमें बताया जा रहा है। लेकिन काम किस स्पीड से हो रहा है और कहाँ तक पहुँचा है, ये जानकारी अभी कन्फर्म नहीं हो पाई है। तो इसके लिए हम ज बिल्कुल उनसे लगातार लगे ही हुए हैं। तो उज्ज्वल साहब आपने, अब आप छत्तीसगढ़ के अंदर में भाजपा की सरकार तो अभी आई है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार के टाइम में भी आपने सरकार को अप्रोच किया होगा इसके लिए, जो अनियमितताएं हो रही हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में, वो भी आपने उस टाइम बताई होंगी और अभी भी बताई होंगी जब भाजपा की सरकार है वहाँ पर। तो जी। कौन सी सरकार कर्मचारियों के प्रति ज़्यादा आपको अच्छी लगी है? भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार? क्योंकि सर देखिए किसी भी प्रदेश के कर्मचारियों का वेलफेयर देखने का काम लास्टली होता है स्टेट गवर्नमेंट का। जी, सर देखिए, कांग्रेस के समय हमने अपनी माँगों को तेज़ किया था। कांग्रेस ने मेरे ऊपर 5 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, उसी सरकार में हुए। 2 राजद्रोह जो मैंने पहले बताए थे। जी, लेकिन कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने 6-7 माँगे पूरी की। जो जी, हमारी माँग थे, ठीक है, हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, लेकिन माँग भी हमारे पूरे हुए। हमको 11 महीना जेल में रखा, मुझे 11 महीने तक जेल में रखा, 5 अलग-अलग जेलों में बार-बार घुमा-घुमा के रखा गया। लेकिन मेरे 7 माँग पूरे किए उन्होंने, जी, और महत्वपूर्ण माँग पूरे किए। और भाजपा की सरकार आए आज 10 महीने हो गए लगभग, अब 10वाँ 11वाँ महीना चल रहा है, लेकिन हमारी एक भी माँग पूरी होती हुई नहीं दिख रही है सर। 1-2 जी, छोटी-छोटी माँगे हैं जो शासन स्तर पे होती हैं, लेकिन वो तो कॉमन माँग है, वो माँग तो इनको करनी ही चाहिए, इनकी ज़िम्मेदारी होती है जो।
लेकिन जो जी जवानों के पर्सनल हितों से संबंधित है, उनके परिजनों से पर्सनल हितों से संबंधित है, उन चीजों पे मेरे को बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। आश्वासन के अलावा अभी तक के कुछ बहुत ज्यादा मिला नहीं है मेरे को। बस हाँ जी तो हर चीज में बोला जा रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है सर। जी। मैं ये जानना चाहूँगा उज्ज्वल निगम साहब, उज्ज्वल दीवान जी, कि जब आपको जैसा आपने बताया कि जेल में रखा गया था, तो वो जो जेल में रखा गया था, आप क्या वो कोर्ट के द्वारा जेल थी या पुलिस ने अपनी मर्जी से कर दिया था? नहीं सर, कोई आपकी कोर्ट के चार्जशीट रेज़ मार्फत। हुई थी? आपकी सर कोई देखिए, चार्जशीट लगाई थी उन्होंने? जी जी, मेरे ऊपर 5 एफआईआर हुए, पांचों में चार्जशीट दायर हुई है। और जी, एफआईआर करने से पहले मेरे को 151 करके रात में घर से उठाकर ले गए, 151 में जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, अलग अलग थानों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। मतलब आपको तो पहले जेल भेजा गया, बाद में एफआईआर हुई? ये कहना चाह हाँ, रहे हैं आप? पहले 151 जो होता है, 151 सीआरपीसी के तहत मेरे को पहले जेल भेज दिया गया, मेरी बात नहीं सुनी गई, घर से उठाकर जेल भेजा गया, और उसके जी। बाद में एफआईआर दर्ज की गई। तो क्या आप फिर कोई उग्रवादी थे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आप किसी उग्रवादी कार्य के अंदर में संलिप्त थे या क्या था जो आपको इस तरह से उठाया इन्होंने? सर शायद मैं मांग कर रहा था, जी, मांग कर रहा था, हमारी संगठन की ताकत देख के तो कहीं न कहीं सिस्टम में बैठे हुए लोगों को लगा होगा कि ये अपनी मांगों को ज़्यादा मजबूती से रखेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। और वैसा ही हुआ, इन्होंने भले मुझे जेल भेजा लेकिन इनकी सरकार गिर गई। जी। सरकार तो इनकी जानी ही थी। आपने दे आप जो सब कुछ देने जी, के जी। बाद में, मांग पूरी करने के बाद भी अपनी सरकार नहीं बचा पाए, तो ये आपकी कमजोरी है। तो समझ आप ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपकी कुछ माँगें तो पूरी की, कांग्रेस ने, लेकिन इन्होंने जी, आपको जेल में भी भेजा है। इन्होंने जी, ही आपको जेल में भेजा या इनके संरक्षण में ही आपको जेल भेजा गया था। और अब जो सरकार है वो बेशक माँग पूरी नहीं कर रही है, लेकिन अभी आपके ऊपर ऐसा कोई आपको डर नहीं है कि आपको ये जेल भेज सकें। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? सर नहीं, जेल तो कभी भी ये लोग झूठे आरोप लगा के भेज सकते हैं, इस पे मेरे को कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा विश्वास अब इनके ऊपर करता नहीं हूँ। देखिए, ये तो जो पुलिस है, पुलिस साँप साँप का रस्सी और रस्सी का साँप बना देता है, बहुत आसान होता है जी, पुलिस जी, के लिए करना। जी, दूसरा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अपना ये परिवार, संयुक्त पुलिस परिवार बना रहे हैं, इसके उद्देश्य क्या-क्या हैं? इसके अलावा जो आपने बताए हैं, इसके अलावा क्या-क्या हैं? क्या आपका ये जो परिवार है, संयुक्त पुलिस परिवार है आपका, क्या ये सिर्फ़ छत्तीसगढ़ तक ही लिमिटेड रहेगा या पूरे भारतवर्ष के अंदर इसको आप फैलाएँगे या उत्तर भारत के अंदर क्या आपका इसका क्या योजना है? नहीं सर, अब ये संगठन तो पूरे भारतवर्ष में फैलेगा, क्योंकि अब ये जनता के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया है। पहले तो सिर्फ पुलिस कर्मचारी और उनके परिजनों से जुड़ा हुआ था। पुलिस के साथ में हमारे, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर होता है जिला पुलिस बल, सशस्त्र बल, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, नगर सेना, होमगार्ड जिसे बोला जाता है, जेल विभाग, जो संयुक्त पुलिस परिवार जो है, जेल के हुँ, कर्मचारियों को भी लेके चल रहे हैं हम। और फिर आबकारी विभाग के और आपके परिवहन विभाग के जितने भी जी। खाकी वर्दीधारी हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि वन विभाग के भी कर्मचारियों को हम अपने साथ जोड़ें, ताकि जिनका समाज के साथ, जनता के साथ कंटिन्यू डायरेक्ट टच होता है, इन जी। सभी के अधिकारों को लेकर, कर्मचारियों के भी, उनके परिजनों के भी और आम जन के अधिकारों को लेकर भी हम लगातार काम करेंगे सर इस पे, और पूरा ऑल इंडिया पे हम काम करेंगे अब, क्योंकि एक जगह रुकने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, हर स्टेट में कहीं ना कहीं ये स्थितियां हैं, कहीं जी। दिख रही हैं, कहीं नहीं दिख रही हैं, लेकिन परिस्थितियां यही हैं सर। तो जब जिस तरह से आपका जब पूरा परिवार, आपका पूरे संयुक्त परिवार जो है पूरे देश में हो जाएगा, जब उसका पूरा में सभी जगह से लोग आपके सदस्य हो जाएँगे आपके संघ परिवार के, तो उसके बाद क्या देखिए, हर एक आदमी का एक उद्देश्य होता है कि और उद्देश्य वो तभी वो बनाता है कि जहाँ पर वो इस वक़्त है या जिस डिपार्टमेंट से वो बाहर आया, उसको बाहर किया गया या वो मजबूरी में उसको बाहर आना पड़ा। उसके खिलाफ विद्रोह वो उठाता है और विद्रोह जब वो उठता है उसके दिल के अंदर में, तो उसकी एक इच्छा होती है कि मैं देश में शीर्ष स्थान तक जाऊँ या उस पोज़ीशन तक मैं चला जाऊँ, जहाँ पर बैठ कर के मैं कोई लोगों के लिए कुछ काम कर सकूँ, कुछ उनका मैं वेलफेयर का काम कर सकूँ। तो क्या आपका कुछ ऐसा मंतव्य है कि आप समयांतराल के बाद कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाएँ जो जिसके द्वारा आप सत्ता तक पहुँचे और सत्ता में पहुँचने के बाद में पूरे पूरे पुलिस परिवार के लिए या जितनी भी स्टेट्स की इस टाइप की नौकरियाँ हैं, जिसमें पुलिस है, फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बाकी सो ऑन एटसेट्रा एटसेट्रा जितने भी हैं,
क्या आप उनके लिए कोई कार्य करना चाहेंगे या इस टाइप का कोई मंतव्य है आपका? सर, जब तक मेरे को लगातार जेल भेजा जा रहा था, तो मैंने फिर आज़ाद जनता पार्टी जॉइन की, छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय पार्टी है। अभी उस पार्टी जी, का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसका संचालन मेरे ही द्वारा किया जा रहा है, हमारी टीम के द्वारा कंटिन्यू किया जा रहा है। तो हमने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, 2 लोकसभा सीट भी लड़ी थी यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो हमने अपनी मौजूदगी दिखा दी है सर। और अगर ऑल इंडिया बेस पे जब हम काम करेंगे, तो हम अपनी आज़ाद जनता पार्टी को और भी आगे बढ़ाएँगे, उसमें और आगे काम करेंगे, सारे लोगों के साथ मिल के काम करेंगे, ताकि जो बदलाव है और जो लोगों के अधिकार हैं, सर आपने जैसा बोला कि आप लोगों के हितों के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल जो हमसे हो सकता है, हमने सिस्टम में जो कमियाँ देखी हैं, सिस्टम में जो बदलाव हमारे द्वारा किया जा सकता है, स्वाभाविक सी बात है, बिना सत्ता में आए आप वो बदलाव नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपको कहीं न कहीं सत्ता तो हासिल करनी ही पड़ेगी, या हम नहीं करेंगे तो हमारी टीम के किसी सदस्य को उस लेवल पे ले जाके बैठाना पड़ेगा, जो हमारी विचारधारा के हों और वो काम कर पाएँ। तो सर ये तो या विज़न क्लियर है कि सत्ता में जब तक नहीं पहुँचेंगे, आप लोगों का 100% भला नहीं कर सकते। तो लोगों की भलाई के लिए तो हम सत्ता के लिए काम करेंगे सर। जब तक सरकार बनाएँगे, तभी तो हम काम कर पाएँगे। निगम साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज जो आपने देखा है, खुद आपने स्वीकारा है कि आज सिस्टम के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशली, सत्ता का बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप है। सत्ताधारी लोग जो भी चाहते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से करवा लेते हैं। वो देखा गया, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास में कि उन्होंने जब चाहा है, जिसको चाहा है, वो किया है इन लोगों ने। तो अगर आप सत्ता के उस पद तक पहुंच जाते हैं, तब आप क्या इस चीज़ को बदलना चाहेंगे कि जितने भी पॉलिटिकल्स लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका किसी भी प्रक्रिया के अंदर में कोई हस्तक्षेप ना हो, पुलिस एक इंडिपेंडेंट तरीके से कार्य करे, कोई किसी से बाइस्ड ना हो, लेकिन साइड बाय साइड पुलिस डिपार्टमेंट शुड बी वेरी मच फेयर फॉर देयर सबॉर्डिनेट्स। उनके जितने भी लोग हैं उनके लिए वो एक स्वच्छ रहें, बिल्कुल साफ रहें कि किसी के साथ अन्याय ना हो। आप किस टाइप की सत्ता में आने के बाद में कार्य करना चाहेंगे? सर देखिए, जो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट आज भी साफ-सुथरा रह सकता है। बस जो यहाँ अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके मन से पोस्टिंग का डर हट जाए। नहीं देखिए, अगर पोस्टिंग आप का डर देखिए, नहीं पोस्टिंग देखिए का जो डर निगम है जी, ना सर, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, पोस्टिंग का जो डर है, वही डर सत्ता में बैठे हुए लोगों को स्पष्ट पता है कि इनकी पोस्टिंग, इनकी तैनाती हमारे हाथ में है। हम आज चाहें इनको हटा दें, हम कल चाहें इनको हटा दें, जब हम चाहें इनको हटा दें। तो जो जी, सत्ता में बैठे हुए लोग या पॉलिटिशियन, जो पावरफुल पॉलिटिशियन है, उनका सिस्टम बिल्कुल क्लियर है कि हम इनको इस पद से हटा सकते हैं। तो जो पद का लालच है, वो कहीं न कहीं गलत करने के लिए इनको मजबूर करता है। अगर ये पद का लालच छोड़ दें कि भाई मैं कहीं भी रहूँगा, मैं इस रैंक का अधिकारी हूँ, इस रैंक का कर्मचारी हूँ, मेरे को यहाँ पे ड्यूटी करनी है तो करनी है, विज़न क्लियर रहना चाहिए। आप मेरी जगह पे किसी और को बैठाएँगे, वो भी अच्छा काम करेगा। उसकी जगह कोई जी, और आएगा, वो भी अच्छा काम करेगा। ये चीज़ें जब तक लोगों के मन में नहीं आएँगी, तब तक के सर सत्ता में बैठे हुए लोग या पावरफुल पॉलिटिशियन इन कमजोरियों का फ़ायदा उठाते रहेंगे। इस पे अगर हम कभी आते हैं, सरकार हमारी आती है, तो हम तो सीधा क्लियर करेंगे सर, जो गलत है वो गलत है, आपको कार्रवाई करनी है कीजिए, आपको कोई रोक-टोक नहीं होगी। क्योंकि अगर हम जिस सिस्टम में बदलाव की बात लेकर आ रहे हैं और हम भी उसी सिस्टम में काम करने लग गए, तो फिर सर अंतर क्या रह गया उनमें और हम में? तो हम तो फ्री तो हैंड देंगे और हम तो फ्री हैंड मैं काम करने नहीं, पे ही नहीं, नहीं। विश्वास रखते हैं। देखिए, मैं जो हमारे देश की सशस्त्र सेनाएँ हैं, उनका बड़ा सिंपल फंडा है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के प्रेशर में कभी नहीं आती। उनका पोस्टिंग का एक अलग सिस्टम है। उसके अंदर में इवन कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, हमारी डिफेंस सर्विसेज़ कभी उनके अंडर प्रेशर नहीं आती। उनको पोस्टिंगें अपने आप करनी होती हैं, खुद से करते हैं, और वहाँ पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। अगर कोई डिस्टर्ब एरिया है तो वहाँ पर कुछ छोटा कम पीरियड के लिए है, कोई नॉर्मल प्लेस है तो वहाँ पर एक अलग पीरियड होता है। तो इसी तरीके से क्या पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए पॉलिटिकल्स जो पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, उनको दोष देने के बजाय इन लोगों को अपने गिरेबान में झाँक कर के देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये पुलिस के जो अधिकारी हैं, ये खुद अपने चक्कर में, अपने मुनाफ़े, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफ़ाद के लिए ये लोगों के प्रेशर में आते हैं। अदरवाइज़ एक बार अगर मना कर दिया जाए, कितने पुलिस अधिकारी ऐसे हुए हैं जो कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के इन्फ्लुएंस में नहीं आए। उन्होंने अपनी इच्छा से कार्य किया और न्याय प्रति कार्य किया है उन्होंने। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में?
जी, बिल्कुल हो सकता है सर, वही तो मैंने बताया ना आपको कि ये अपनी पोस्टिंग के, अपने पद के लालच में गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ये पोस्टिंग का लालच छोड़ दें तो आपकी सिर्फ पोस्टिंग होगी। हो सकता है आपको मुख्यालय बैठा दिया जाए, हो सकता है आपको लाइन हाजिर कर दिया जाए, लेकिन आपकी छवि तो बनी रहेगी और आपकी जगह बिल्कुल। कोई दूसरा जाएगा जब वहाँ पर, तो वो भी उसी तरीके से काम करेगा जैसा आप काम कर रहे थे। तो सर ये जो चीज़ें हैं तो लिमिटेड अधिकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा अधिकारी तो होते नहीं है सर। आपकी जगह उनको बैठाएँगे, उनकी जगह उनको बैठाएँगे और सारे लोग ईमानदारी से काम करना चालू कर देंगे, तो सीधी बात है कि सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। आपका पोस्टिंग और पद का लालच छोड़ दीजिए, सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा सर, यही तो बोल रहा हूँ मैं। जी, बिल्कुल, 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 आप ठीक कह रहे हैं इस बात को। तो मैं इसीलिए कहा था कि अगर पूरे स्टेट्स की, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, सबकी पुलिस को मर्ज कर दिया जाए और सेंट्रली एक ही मंत्रालय से वो कंट्रोल की जाएँ, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यही सिस्टम हमारी डिफेंस की जो तीनों आर्मी, तीनों सर्विसेज हैं, हम उनके अंदर भी फॉलो करते हैं और वहाँ पर कोई किसी से बाइस्ड नहीं होता, बगैर बाइस्ड के वो कार्य करते हैं और जो भी अधिकारी है आर्मड फोर्सेज के, वो भी बड़े फ्रीली काम करते हैं। कोई भी अधिकारी किसी भी अपने जवान के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखता। कारण उसमें क्या होता है कि वहाँ पर कोई एक स्टेट या एक लैंग्वेज नहीं होती, वहाँ पर सारे मिक्स होते हैं। तो यही सारी चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अगर की जाएँ, अगर ये लगता है किसी को कि ये कार्य नहीं हो पाएगा, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। दूसरा, ये जो आपका संघ परिवार है, आगे ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपका अच्छी तरह से। तो इसके अंदर में जब आप इसके लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को उनके अधिकार बता रहे हैं, कानून बता रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि शायद आपके इस सब कार्य के चलते हुए, इसके चलते हुए भी शायद पुलिस डिपार्टमेंट आपसे आज भी नाराज़ होगा। सर डिपार्टमेंट मेरे से नाराज़ नहीं है और जो हमारी कार्रवाई है सर वो जनहित की कार्रवाई है, लोगों के हितों के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा संगठन लोगों के हितों के लिए काम कर रहा है, तो हमें किसी प्रकार से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी रोटी सेकनी बंद हो जा रही है या कुछ ऐसे हैं जिनको हमारी वजह से नुकसान हो रहा है, जो गलत करते हैं उनको ही नुकसान होगा सर। जो नियम से काम करते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, उनको हमसे कोई दिक्कत नहीं है। आज भी बहुत जी। से अधिकारी हैं जो हमसे बात करते हैं और हमारी चीज़ों पे बोलते हैं कि हाँ भाई आपने यहाँ पे ठीक काम किया। जहाँ हम गलत रहते हैं वहाँ पे हमको टोकते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि नहीं आपको इस क्षेत्र में इस तरीके से काम करना चाहिए। तो कुछ बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं सर, हुँ। ऐसा नहीं है और कुछ भ्रष्ट हैं, तो वो तो हैं, उसमें कोई दो मत की बात ही नहीं है। तो जो भ्रष्ट हैं उनको तो हमसे तकलीफ शायद हमारा उज्ज्वल दीवान जी से संपर्क टूट गया है। फिर अगर टाइम मिला तो फिर जुड़ते हैं उनसे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।